देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि हिंदी के आदर्श प्रश्न पत्र के बारे में। यानी कि अगर आपने इस मॉडल पेपर को अच्छे से देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपके 2021 के एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसीलिए आप इस मॉडल पेपर को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। इससे पहले मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको मॉडल पेपर से संबंधित नहीं रह जाएगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो सबसे पहले आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और दूसरा दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अब मैं यहाँ से आपका प्रश्न पत्र की शुरुआत करता हूँ, आपके मॉडल पेपर का शुरुआत करता हूँ। ठीक है, ये मॉडल पेपर में 2 खंड दिए गए हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं और खंड ख में भी टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि आपके टोटल मॉडल पेपर में 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर भी कई प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, क ख ग घ और अंग। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं क ख ग घ अंग। ये 5 प्रश्न पहले प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ये पांचों प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पीय टाइप के रहेंगे और प्रत्येक के लिए 1 नंबर आपको निर्धारित रहेगा। जैसे कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, तो ये कौन है? तो अगर आपको पता होगा कि दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं तो आप बहुत आसानी से 1 नंबर इसका ले सकते हैं। इसी तरीके से 5 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पहले प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो अगर आपने पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर दिया, अच्छे से उसका आंसर दे दिया, तो 5 नंबर आपको पहले प्रश्न के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न जो है वो हिंदी पद साहित्य के इतिहास से भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा, वो दूसरे प्रश्न के अंतर्गत रहेगा, क ख ग घ और अंग। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपका दे देगा, आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही है। ठीक है, अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से 5 प्रश्न भी आपको दूसरे प्रश्न के अंतर्गत मिल जाएंगे, क ख ग घ और अंग। ठीक है, तो ये पांचों प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। तो पहले प्रश्न से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे प्रश्न से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब तीसरा जो प्रश्न आएगा वो आपका गद्यांश का संदर्भ सहित प्रश्नों का उत्तर देने वाला रहेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक गद्यांश आपको पूछा गया है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोध स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है, सुखदायी रूप है। ठीक है, तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका सबसे पहले संदर्भ देना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है ना, इसके अलावा 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप 5 प्रश्न देख पा रहे होंगे, जो कि अगर आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो आप इन सब का आंसर दे पाएंगे।
ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं, तो अगर 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 नंबर का प्रश्न नंबर 3 आपका है। ठीक है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 अगर पूरा अच्छे से आप हल करते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगर आपने सही से लिखा है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश किया गया है इसको अपने भाषा में आपको व्याख्या करना है कि ये रेखांकित अंश क्या स्पष्ट करना चाहता है। अगर आपने सही से लिखा है तो 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। इसके अलावा भी आपको कई प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको 2-2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से 2 + 2 + 2 + 2 + 2 देख पा रहे होंगे 5 बार। ठीक है, यानी कि अगर 5 प्रश्न करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा। 10 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, अब इसमें अथवा करके भी एक और गद्यांश दिया गया है, यानी कि इन दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित और प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये भी आप गद्यांश पढ़ सकते हैं और ये अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में एक्चुअली आपको पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसका संदर्भ सहित प्रश्नों का उत्तर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको ये पद्यांश पढ़ना है कि पद्यांश कह क्या रहा है और इस किस चैप्टर का है, कौन से कवि ने इस पद्यांश को दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी अथवा करके एक और पद्यांश आपका पूछा जाएगा जो कि यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ये इन दोनों में से कोई एक को करना है। पद्यांश को अच्छे से पढ़ने के पश्चात आपको यहाँ पे प्रश्न 5 मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम बताइए, यानी कि वो पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और उसके कवि का क्या नाम है। अगर ये आप कर देते हैं, इसका सही से आंसर दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी अगर व्याख्या कर देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रेम मदपान करने पर उद्धव की क्या दशा हुई, इसके अलावा उद्धव जी के नेत्र एवं अंगों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा उद्धव जी के दोनों हाथों में क्या क्या वस्तुएं हैं, इसका वर्णन आपको इस पद्यांश को पढ़ने के पश्चात आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 5 प्रश्न पूछा है तो 10 नंबर का प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये जो पद्यांश है यही पद्यांश आपका एग्जामिनेशन में आएगा, इसकी जगह पे कोई और आ सकता है। ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है, ये एक आदर्श प्रश्न पत्र है जिसे देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि इसी तरीके से आपका प्रश्न पत्र पूछेगा। ठीक है ना, तो इसमें 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक पद्यांश का आपको आंसर देना है क्योंकि यहाँ पर अथवा लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछा गया है अथवा करके, तो इन 5 प्रश्नों में से 5 को आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक पद्यांश आपको लेकिन करना है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका कुछ इस तरीके से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक्चुअली प्रश्न नंबर 5 में 2 पूछा जाएगा, क और ख। क वाले में जो है वो किसी लेखक का पूछा जाएगा और ख वाले में किसी कवि का पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लेखक के नाम दे दिए गए हैं, जैसे 4 दे दिए गए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर परसाई, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इनमें से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कीर्तियों का उल्लेख करना है कि उनकी कौन कौन सी कीर्तियां हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को करते हैं तो आपको साहित्यिक परिचय अगर आप लिखते हैं तो 3 नंबर उसके लिए निर्धारित है और कृतियां करते हैं तो 2 नंबर, यानी कि टोटल अगर दोनों आप करते हैं तो 5 नंबर आपको इस प्रश्न के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा इसका जो खंड ख है, इसका जो ख वाला पार्ट है, उसमें किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कीर्तियों का
उल्लेख करना है कि कौन कौन सी कृतियाँ उनकी हैं। इसमें 4 हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इन चारों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। साहित्यिक परिचय केवल लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, साथ ही साथ कृतियां भी लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 3 और 2 5 नंबर का ये भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो एक्चुअली प्रश्न नंबर 5 जो है वो 10 नंबर का है। लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, और कवि का अगर लिखते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, और दोनों आपको करना कंपलसरी है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 10 नंबर का है। ठीक है, यहां तक चीज़ समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में ये कह रहा है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इन दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी की आपको समीक्षा करना है कि कहानी तत्वों के आधार पर। बहुत इंटरेस्टेड कहानी होती है, एक बार अगर आप उसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो एक ही बार में ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। आपको हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी तैयारी से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की। ठीक है, तो इसमें कहानी में पंचलाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा करना है, दोनों में से किसी एक कहानी की समीक्षा करना है। इसके लिए 5 नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा बताया गया है कि कम से कम 80 शब्द आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर ये वाला प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक और प्रश्न पूछा गया है कि खून का रिश्ता अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित है। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा कितने का है? 5 नंबर का है। अब खंड क के लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या करना है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, एक्चुअली ये जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा जो है वो खंड काव्य है। ठीक है, तो एक बार आप अपने क्वेश्चन बैंक में या फिर किताब में देख लीजिएगा, या फिर अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि रश्मि रथी खंड काव्य हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जिले के लिए है, कि श्रवण कुमार है, कि मुक्ति यज्ञ है, कि त्यागपथी है। तो ये चीज़ आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा और किसी एक का करना है। यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, 4 तक क से लेके और 4 तक दिया गया है, तो इसमें से किसी एक का आपको जो है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये वाला प्रश्न सेलेक्ट करते हैं, ये वाले जिले का, अगर आपका जिला, अगर जिले में आपका ये खंड काव्य आता है, तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आप संक्षिप्त में दे सकते हैं। शब्द सीमा आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 शब्द। ठीक है, शब्द सीमा अधिकतम 80 आपका दिया गया है। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे खंड क जो है वो हमारा समाप्त होता है। इसके बाद खंड ख आपका स्टार्ट होगा, जिसमें संस्कृत वाला सेशन और व्याकरण वाला सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसमें खंड ख में सबसे पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 है। इसमें आपके जो है वो क वाला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और ये रियलाइज करना है कि ये किस चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है, उस चैप्टर का नाम और संदर्भ उसका लिखना है। ठीक है, संदर्भ लिखने के पश्चात आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए अगर आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और हिंदी अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, यानी कि अगर दोनों करेंगे तो 7 नंबर का प्रश्न नंबर 8 आपका प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपका जो है वो ये 2 आपके गद्यांश दिए गए हैं, या करके दिया गया है, यानी कि दोनों में से कोई एक करना है आपको, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है ना। इसके अलावा ख वाला जो सेक्शन कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 में ही ख वाला जो पूछा गया है वो भी आपको करना है।
ख में क्या करना है, इसमें कोई श्लोक दिया गया है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 श्लोक दिए गए हैं, एक अथवा करके दिया गया है, तो दोनों में से जो भी आपको आ रहा है, मान लीजिए ये नहीं आ रहा है और ये श्लोक आ रहा है, तो इस श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और ये हिंदी में अनुवाद क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 7 नंबर निर्धारित हैं, 2 नंबर आपका संदर्भ के लिए और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 8 टोटल 14 नंबर का है। ठीक है, 7 नंबर तो आपको गद्य के लिए मिल जाएंगे, जो गद्यांश है उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए मिल जाएगा, और 7 नंबर आपका श्लोक के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 14 नंबर का है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न आपके 4 पूछे गए हैं, 1 2 3 4 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके संस्कृत वाले सेक्शन से ही लिए गए हैं। तो इनमें से किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में ही अनुवाद करना है। ऐसा नहीं है अनुवाद नहीं करना है, संस्कृत में इसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि इसका हिंदी में आप उत्तर दे दीजिए, आपको इसका संस्कृत में उत्तर देना है। सबसे पहले आपको इन 4 प्रश्नों को पढ़ना होगा, और जो भी आपने तैयारी की है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अगर जो भी आपका आ रहा है वो आप इस प्रश्न के उत्तर इसको संस्कृत में ही आपको देना है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर प्रश्न नंबर, इसके लिए कितना नंबर आपको निर्धारित है, तो अगर आप 2 प्रश्न को उत्तर देंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित है। तो 2 प्रश्न का अगर आप उत्तर देंगे तो 2 गुणे 2 नंबर का है, यानी कि 4 नंबर का टोटल ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे इसके अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, क ख और ग। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, पहला जो क वाला सेक्शन है इसमें रस से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरे में अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और तीसरे में चौपाई, छंद या फिर आपका सोरठा रोला से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है ना। सबसे पहले क वाले पर डिस्कस करते हैं। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, उदाहरण लिखते हैं तो 1 और नंबर मिल जाएगा, यानी कि 2 नंबर आपको दोनों चीज़ लिखने को मिलेगा। ख वाला प्रश्न ये कह रहा है कि श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा के लिए 1 नंबर, उदाहरण के लिए 1 नंबर, यानी कि टोटल 2 नंबर का ये भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ग वाला प्रश्न कह रहा है चौपाई छंद अथवा सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा के लिए 1 नंबर, उदाहरण के लिए 1 नंबर, यानी कि दोनों लिखेंगे तो 2 नंबर आपको प्रश्न नंबर ग वाले से भी मिल जाएगा। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो प्रश्न नंबर 10 में आपका 6 नंबर का ये प्रश्न है, 2 नंबर क वाले से, 2 नंबर ख और 2 नंबर ग वाले से। ठीक है, तो आपको सिर्फ बहुत आसान है, जो भी ज़्यादा बार पूछा गया है रस उसको याद कर लीजिए, किन्हीं 3 को आप याद कर लीजिए, जो भी अलंकार ज़्यादा बार पूछा गया है उसको याद कर लीजिए, और छंद और सवैया जो भी आपका ज़्यादा बार पूछा गया है उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है वो चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यानी कि प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करें, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपको लिखना है किसी एक विषय पे। 6 आपका टॉपिक दे दिया गया है, बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म समभाव, और उसके बाद से किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, उसके बाद से गोस्वामी तुलसीदास यानी कि मेरे प्रिय कवि, और उसके बाद से स्वच्छ भारत अभियान, और यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। अच्छे से अगर आप निबंध लिखेंगे तो 9 का 9 नंबर आपको मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और कितने अच्छे तरीके से अपने निबंध को तैयार किया है। प्रश्न नंबर 12 में आपके टोटल आई थिंक जो है वो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 जो है उसमें क वाले सेक्शन में 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 प्रश्न आपके जो है वो क वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे। एक्चुअली ये जो है वो संधि विच्छेद है, जैसे पावकह का संधि विच्छेद होगा, पौधन अकह, पावधन अकह, पोधन अकह, और यहाँ पे पाधन वकह।
ठीक है, तो अगर आपने संधि विच्छेद अच्छे से तैयार किया है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि संधि विच्छेद आपको कैसे करना है, कैसे आप ट्रिक की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखना होगा, आपको हमारे चैनल पर विजिट करना होगा। 3 पूछा जाएगा जिसमें प्रत्येक के लिए 1 नंबर निर्धारित है, तो तीनों अगर आप करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। जैसे दूसरा आपका है पृज्यते का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपका है पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। तो तीनों अगर आप प्रश्न करेंगे तो क वाले सेक्शन से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय टाइप का है, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, बस आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 12 के अंतर्गत ही ख वाला सेक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 दिया गया है, इसमें से किसी एक का आपको विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है कि कौन सा समास है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा और ये भी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दूंगा कि कैसे आपको समास पहचानना होता है और कितने प्रकार के समास होते हैं। ये सब चीज़ों की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी, सो एक बार प्लीज़ चैनल को चेकआउट कीजिए और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दशानन है, कृष्ण सर्प है और प्रत्येकम है। ठीक है, तो इसके लिए अगर किसी एक का आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना है तो दोनों के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि ख वाले सेक्शन से सिर्फ आपको 2 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 13 जो है वो ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 में क वाले सेक्शन में ये कह रहा है कि राजन शब्द का द्वितीय वचन द्वितीय पुरुष और बहुवचन आप का रूप लिखिए। ठीक है, तो जैसे आप बालक का याद करते हैं, राम का याद करते हैं, उसी तरीके से राजन का भी आप उसी हिसाब से देख लेंगे और उसको ट्रिक की सहायता से पहचान कर और उस शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप लिख देंगे। ठीक है, ये चूंकि बहुविकल्पी है, सिर्फ आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, सारी बातें हम आपको बहुत बारीक से बताएंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा आपका ये कह रहा है कि जगत शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। अब इसमें जो है वो आपका बहुविकल्पी नहीं रहेगा, आपको सिर्फ जगत शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे आप शब्द, यहाँ पे लिख देंगे चतुर्थी विभक्ति और यहाँ पे लिख देंगे वचन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जगत, इसका चतुर्थी विभक्ति क्या होता है, वचन क्या होता है, ये भी आपको लिख देना है बहुवचन में क्या होगा। इसके लिए आपको 1 नंबर निर्धारित है। ख वाले सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो ख वाले सेक्शन में पहला जो है कह रहा है कि स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ठीक है, तो इसका भी आपको 1 लाइन में आंसर देना है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा है आपको चुन के बताना होगा। इसके लिए 1 नंबर आपको निर्धारित किया गया है। दूसरा पूछा है कि अकरोत का धातु लकार पुरुष और वचन बताइए, यानी कि ये किस धातु का है, इसका लकार क्या है और इसका पुरुष क्या है और इसका वचन क्या है, ये सभी बताएंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर इसमें का ही गौ कह रहा है, गौ का पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें धातु और प्रत्यय ये बताना है कि आपको ये क्या होगा। 1 नंबर का ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि टोटल जो प्रश्न नंबर 13 है वो संस्कृत से संबंधित चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। दूसरा आपको इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। पहला है अप्रभुता रूपवती गुणवान, तो इसमें से आपको किसी एक का आपको प्रत्यय शब्द लिखना है। घ वाला पार्ट कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद के प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। इसमें किसी एक पद का जो है वो प्रयुक्त विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है और इससे संबंधित नियम क्या होते हैं ये बताना है। दोनों चीज़ें अगर आप बताएंगे तो 1-1 नंबर यानी कि 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का बताना है। इसके अलावा अगर हम लास्ट प्रश्न पर डिस्कस करें, प्रश्न नंबर 14 पे, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 पूछे गए हैं वाक्य, तो इन
पांचों वाक्य में से किन्हीं दो वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये भी चीज़ आपको सीखनी होगी कि किसी भी हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। अगर आप 2 का करेंगे तो प्रत्येक के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं, यानी 2 प्रश्न करेंगे तो 2 + 2 यानी कि 4 नंबर आपको प्रश्न नंबर 14 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारा मॉडल पेपर मैंने आई थिंक आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को करेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से आप इससे हिंदी मॉडल पेपर को अच्छे से कर सकते हैं और हिंदी में ज़बरदस्त नंबर ला सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस हर मॉडल पेपर पे देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी हम सबसे पहले हिंदी का मॉडल पेपर बना रहे हैं, इसके आगे जो है वो बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 12th क्लास के, वो सब पे ऊपर हम मॉडल पेपर बना देंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, हो सकता है कि बना दिया गया हो और आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया हो। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसकी सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।